सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम आइसोमर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आइसोमर में हम धीरे धीरे चीजों का मतलब भी समझ गए हैं कि आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि जो सेम यूनिट है वो हमारा क्या है, आइसोमर। फिर हमने देखा कि आइसोमर की डेफिनेशन हमें बड़ी हेल्प कर रही है, मतलब जो चीज डिफरेंट है वो उसके नाम के आगे लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे लिए डेफिनेशन भी इजी हो गई। कैसे? जैसे कि आइसोमर को हमने जब दो पार्ट में डिवाइड किया और जैसे ही हमने लिखा स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो पता है स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डिफरेंट कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी बदल जाती है ना तो समझ लो स्ट्रक्चर बदल गया। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं दोबारा से, एक बार एक हल्का सा 2 मिनट का रिकैप कर लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, अब इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कनेक्टिविटी चेंज हो गई ना, तो यू कैन से क्या चेंज हो गया? स्ट्रक्चर। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो गया। तो अगर ये सब बदल जाता है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आता है। अब ऐसे ही दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमर। अब आप समझिए कितना आसान है डेफिनेशन को याद करना। आइसोमर मतलब विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और स्टीरियो का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3 डाइमेंशनल स्पेस। तो जो 3 डाइमेंशनल स्पेस होता है वो स्टीरियो है। 3 डाइमेंशनल या 2 डाइमेंशनल, दैट इज स्पेशियल अरेंजमेंट। अब क्या फर्क है स्ट्रक्चरल आइसोमर में और स्टीरियो आइसोमर? स्ट्रक्चरल में क्या होता है? डिफरेंट कनेक्टिविटी की वजह से आईयूपैक नेमिंग चेंज हो जाती है। मतलब स्ट्रक्चरल में अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन जो आईयूपैक नेम है वो चेंज। स्टीरियो में क्या है? यहां पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और आईयूपैक नेम भी सेम है, सिर्फ क्या बदलता है? स्पेस में अरेंजमेंट। और वो अरेंजमेंट भी बदलने के दो तरीके, जो हम एक तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कन्फर्मर। तो यहां पे फिर वही कन्फर्मर इज बेसिकली कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब हमें पता है जो भी आइसोमर के आगे लिखा है वो डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब कन्फर्मर का मतलब क्या हुआ? कन्फर्मेशनल आइसोमर मतलब हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ड्यू टू रोटेशन। कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन। मर मतलब आइसोमर, तो रोटेशनल यूनिट्स। कन्फर्मर मतलब रोटेशनल यूनिट्स, मतलब रोटेशन से जो इनफाइनाइट यूनिट्स मिलती है वो। और जो ये आइसोमर होता है ये सूडो है, दिस इज नॉट ट्रू आइसोमर। ठीक है? कैसे पता चलता है? आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछने के लिए, उसमें कभी हमने कंफर्मेशन को इंक्लूड ही नहीं किया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंक्लूड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। फिर दूसरा टाइप इसी का आता है हमारा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। अब ये बड़ी अच्छी बात है हमारे सामने कि व्हाट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। मैं इसको पूरा नेक्स्ट पेज में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, अब अगेन धीरे धीरे आपके माइंड में ये बात तो आ गई होगी। आइसोमर लिखने का मतलब हो गया, आइसो मीन सेम और मर मतलब यूनिट। यानी कि हम जैसे ही आइसोमर लिख देते तो हमें ये क्लियर हो गया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही हमने देखा ये स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, हम तुरंत ये बोलने वाले हैं। यस, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि हमेशा जार्गन डराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रक्चरल को कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये रिकैप था, ये आज पढ़ने वाले। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर मतलब विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम आईयूपैक नेमिंग, बट
डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, ये एरो यहां नहीं बनाना चाहिए था मुझे, ये इसको यहीं लिख देना चाहिए। सेम आईयूपैक नेमिंग क्यों आई, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। स्टीरियो आइसोमर को हम आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि आईयूपैक नेम सेम होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट कनेक्टिविटी। सुनो, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में एक फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट कनेक्टिविटी से आईयूपैक नेम बदल रहा था, यहां आईयूपैक नेम बदल नहीं रहा है। जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, एक कल पढ़ेंगे। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। दूसरा क्या है हमारा, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अगर इसकी भी नेमिंग पे जाएं, जियो मतलब अर्थ और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ये ज्योमेट्री वर्ड ना बेसिकली अर्थ, पहले शुरू में हम क्या करते थे, जमीन के हिस्से नापते थे, क्योंकि लोग शुरू में इतना डेवलप नहीं थे, तो बाढ़ आने की वजह से, फ्लड्स की वजह से कितना एरिया यू खराब हो गया, कितना बच गया, या जब बाढ़ आती है तो कितना एरिया सर्कल में, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में लेके जाती है, वो अर्थ के हिसाब से मेजरमेंट। धीरे 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 ये कैलकुलेशन बढ़ती चली गई, ठीक है। तो फिर आज भी हम उसे ज्योमेट्री वर्ड ही बोलते हैं। तो ज्योमेट्री वर्ड का मतलब है अर्थ का मेजरमेंट। लेकिन अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री का मतलब है डिस्टेंस। हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, डिस्टेंस। तो अब ये क्लियर हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। ध्यान से सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही डाउट क्रिएट करती। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब हो गया सेम, ये तो आइसोमर से तो क्लियर हो गया, सेम यूनिट। स्टीरियो का है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आईयूपैक नेम भी सेम, सेम यूनिट में तो खैर वैसे मैं सही तो लिख रहा था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आईयूपैक नेम भी क्या हो गया, सेम। लेकिन क्या डिफरेंस है, ज्योमेट्री यानी ये मेजरमेंट, यानी डिफरेंट। अब मेजरमेंट यहां पे आप ऐसे चेक कर लो, लेंथ, यहां पे जो भी चेंजेस होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, वहां लेंथ चेंज होगी। जैसे कन्फर्मेशनल आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि जब वो मूव कर रहे हैं तो सभी बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम। वहां पे ऐसा कुछ नहीं चेंज हो रहा है। प्लस दूसरी चीज थी कि वहां कनेक्टिविटी सेम थी, बस वो रोटेट कर रहे हैं। यहां पे कनेक्टिविटी चेंज होगी और लेंथ चेंज होगी। तो यहां पे हमें समझ आया ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डिफरेंट लेंथ होगी। तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइप, तो इसमें कौन कौन सा टाइप है, फर्स्ट सिस ट्रांस, पहला क्या होगा, सिस ट्रांस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे ई जेड, फिर हम डिस्कस करेंगे सिन एंटी, ठीक है। ये तीनों का डिस्कशन हुआ। अब हम कैसे इस चीज को देखेंगे, ध्यान से सुनना बात, ठीक है, कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कैसे देखेंगे। तो पहली कंडीशन ध्यान से सुनना, नेसेसरी कंडीशन टू शो जीआई, नेसेसरी कंडीशन टू शो जीआई। अच्छा ये बताओ, क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि नेसेसरी कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर की ये है कि वो उनका क्या सेम होना चाहिए, आईयूपैक नेम। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन, उनका आईयूपैक नेम सेम होना चाहिए। यानी आप जो भी रिलेशन देखेंगे उनका आईयूपैक नेम क्या होगा, सेम, चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज हो गया तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कैटेगरी में नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब अगर मैं दो कंपाउंड को बोल रहा हूं दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो उनका आईयूपैक नेम क्या होना चाहिए, सेम। अब आईयूपैक नेम सेम समझने का मतलब आप समझ ही गए हो, देखा जाए तो मैंने ये फंडामेंटल से उठाया है। जैसे ही मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर का डिस्कशन, आईयूपैक नेम की अगर हम बात करें तो हमें ये क्लियर हो गया है
कि स्टीरियो आइसोमर का फंडामेंटल यही था कि स्टीरियो मतलब स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, और अगर स्पेस में अरेंजमेंट अलग है तो क्या सेम होगा वहां पे, आईयूपैक। स्टीरियो आइसोमर मतलब विच हैव सेम आईयूपैक नेमिंग। ठीक है, तो स्टीरियो में स्पेशल अरेंजमेंट अलग होता है, यही फर्क है, ध्यान से देखना ये फर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में यही फर्क है। इधर जितने भी आइसोमर्स होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, आईयूपैक नेम बदल जाता है। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और आईयूपैक नेम भी सेम होता है। आईयूपैक नेम इज ऑल्सो सेम। ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जब भी आप चेक करो कि क्या दो कंपाउंड जीआई है, सबसे पहले देखो क्या वो जो दो के बीच में मैं रिलेशन निकाल रहा हूं उनका आईयूपैक नेम सेम है या नहीं। सेकंड, जैसे ज्योमेट्री का मतलब ही क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो अर्थ पे मेजरमेंट कर रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए। तो दो ग्रुप के बीच में, ठीक है, तो यू कैन से डिफरेंट लेंथ बिटवीन टू ग्रुप्स। अब वो दो ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, दे कैन कंपाउंड्स और दे कैन मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसके बाद तीसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रोटेशन नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर रोटेशन हो गई तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कनेक्टिविटी का चेंज होना। सेम कनेक्टिविटी पे रोटेशन हो रही है तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज अ टफ वर्ड फॉर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमको याद रखनी है, और इस बेसिस पे हम आराम से बता पाएंगे कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कौन सा नहीं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड C CH3H। इसका आप आईयूपैक नेम लिखिए, तो देखिए इसका आईयूपैक नेम होगा ब्यूट 2ene। अब मैं कह रहा हूं इसका हम दूसरा फॉर्म ड्रॉ करते हैं और उसका भी आईयूपैक नेम लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर CH3 का बॉन्ड तोड़ा और इसको थोड़ा चेंज किया, मतलब एक को फिक्स रखेंगे एक को चेंज करेंगे, और आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। इसको फिक्स करके इसको चेंज कर सकते हो, या इसको फिक्स करके इसको चेंज कर सकते हो। तो यहां पे जो ग्रुप थे, यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप थे, तो हम देख सकते हैं कि इसके जैसा ग्रुप यहाँ सामने है, अब इसके जैसा ग्रुप इससे अपोजिट हो गया, और ऐसे यहां H और H। इसका आईयूपैक नेम भी क्या है, ब्यूट 2ene। तो अब स्पेस में इसका अरेंजमेंट डिफरेंट दिखाने के लिए बस हम क्या ऐड कर देते हैं, वर्ड, जैसे सिस, सेम साइड। अपोजिट साइड है तो क्या लिखेंगे, ट्रांस। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। एक और, अब देखो सारी चीजें चेक करते हैं। फर्स्ट, क्या आईयूपैक नेम सेम है, यस। सेकंड, क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यस, क्योंकि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसे साइडवेज रोटेशन। अगर ये बॉन्ड रोटेट करेगा, आई गेस देख पा रहे हो, तो ये टूट जाएगा। तो लेट से ये सिग्मा बॉन्ड बना देता हूं मैं हेड टू हेड ओवरलैप से, और ये बन गया मेरा पाई बॉन्ड। ठीक है, ये नहीं बन पा रहा है तो ठीक है, इसके भी नहीं बना देते। ये अब मान लो ये बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, वैसे भी अट्रैक्शन दिखता नहीं होता, हम बोर्ड पे दिखाते हैं। अब ये जब घूमेगा तो क्लियरली दिख रहा है कि बॉन्ड टूटेगा तभी रोटेट हो पाएगा। ओके, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आईयूपैक नेम सेम है। अब लेंथ और चेक कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर हम लेंथ चेक करें तो CH3 ग्रुप के बीच में लेंथ देख लेते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी L1। मान लेते हैं लेंथ क्या है, L1 है। अब ऐसे यहां भी CH3 ग्रुप के बीच में डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, एंड इट इज L2। और मुझे लगता है आपको समझ आ रहा है कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। जो L1 है वो L2 के बराबर नहीं है। आईयूपैक नेम सेम, L1 इज नॉट इक्वल टू L2 एंड
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड, और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है किसकी वजह से? पाई बॉन्ड की वजह से। तो क्लियर है कि यस दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या है ये? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ऐसा करते हैं, इसी के साथ एक और एग्जांपल लिखते हैं। ओके, तो लेट्स राइट वन मोर एग्जांपल। यहीं पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आप समझ तो चुके ही हो। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H और H। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ ये तो सिस और ट्रांस है, ये क्या है? तो फिर आप बोलोगे कि ऐसा करते हैं, इसका एक और आयुपैक, इसका बॉन्ड तोड़ के एक और लिखते हैं। और इसका बॉन्ड तोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो इसे तोड़ के ऊपर लिख दो, इसे तोड़ के नीचे लिख दो, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहां पे हमने किया था कि इसे तोड़ के ऊपर और इसे तोड़ के नीचे किया तो चेंज आ गया, बट इधर इसको तोड़ के इधर कर दिया और इसको तोड़ के इधर कर दिया, कोई चेंज नहीं आया। आई गेस आप समझ भी पा रहे हो कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो हम कैसे बताएंगे कौन सेम साइड हुआ और कौन अपोजिट साइड? चलो ठीक है, बट कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा करो ना, आप इसको तोड़ के इधर क्यों कर रहे हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो मैं बोलता हूं ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे तो देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो एक नई फॉर्म तो जनरेट हो ही गई। ठीक है, लेकिन फिर मैं बोलता हूं क्या इन दोनों का आयुपैक नेम सेम है? अगर इन दोनों का आयुपैक नेम सेम है तब तो मैं मान लूंगा कि ये स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, नहीं तो मैं मानूंगा कि इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो चेंज हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर भी बदल गया। तो दैट इज वेरी क्लियर कि दोनों का आयुपैक नेम क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर नहीं है। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली, अब मेरे को काफी चीजें क्लियर हो गई कि स्टीरियो आइसोमर के लिए इधर दो डिफरेंट ग्रुप होना बहुत जरूरी है, तभी बता पाएंगे कौन सेम साइड है कौन अपोजिट साइड है। और यहां से हमने कैलकुलेट किया फिर क्या? नेसेसरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, आपको नेसेसरी कंडीशन बतानी है किसके लिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। और वो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, ये जो बात मैंने लिखी इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे C डबल बॉन्ड C है और यहां पर एक ग्रुप लगा दिया A, यहां एक ग्रुप लगा दिया B, इधर एक ग्रुप लगा दिया A, इधर एक ग्रुप लगा दिया B। अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे मैं ऐसा करता हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन को C1 और C2 मान लेता हूं। C1 कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, C2 कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि C1 और C2 पे डिफरेंट ग्रुप्स होने की वजह से वी कैन से यस दे कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इस चीज को अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, ऑन बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड होगा तो ये बहुत ही क्लियर है कि दो कार्बन होंगे वहां पे, तो वो दोनों कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, इस बात को समझना है हमें। जैसे कि ये है इस तरीके से, तो देखो आप इधर तो ये दो डिफरेंट से जुड़ गया, लेकिन ये दूसरा कार्बन अगर C2 कार्बन सेम से जुड़ा रहा तो हम बोल देंगे नहीं, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं। क्लियर है? यानी कि दोनों कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट होने चाहिए। फिर दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि सर अब ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं A है, इधर B है, इधर A हो जाए और C हो जाए, मतलब इधर जो दो ग्रुप है वो डिफरेंट है, इधर जो दो ग्रुप है वो इनमें से एक डिफरेंट है, तो क्या वो GI शो कर देगा? यस, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि डबल बॉन्ड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। फिर लगता है कि अच्छा
तो फिर तो ये भी जीआई हो जाना चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट हो। यस, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, चाहे वो दोनों तरफ दो ग्रुप सेम हो, मतलब ए बी हो, या उससे अलग हो, ए बी इधर एक ए सी हो जाए, या चारों अलग हो। अब इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, जैसे इधर है CH3H, इधर है H और CH3। यहां हम क्या कह सकते हैं कि इफ दिस ग्रुप इज, अगर ये ग्रुप क्या है, A है, और ये ग्रुप क्या है, B, तो वी कैन से यही ग्रुप यहां है, तो हम क्या बोलेंगे कि यस AB AB। तो दो डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, तो वी कैन शो यस दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पे मान लेते हैं क्लोरीन लग गया, हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन, तो कई बार माइंड में एग्जांपल देखते देखते ऐसा लगता है क्या हाइड्रोकार्बन ही ग्रुप होना चाहिए? नहीं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप होगा तो इट विल शो जीआई। ठीक है, कोई भी, मतलब जैसे अब क्लोरीन भी हो गया तो ये ए है और बी, दो डिफरेंट है तो ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी डिफरेंट है तो ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों भी क्या शो कर रहे हैं आपस में, मतलब आपस में नहीं, दे कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ये भी, अगर ये फॉर्म ट्रांस है तो आप इसकी सिस फॉर्म बना सकते हो, ऐसे ही अगर ये भी ट्रांस है तो आप इसकी सिस फॉर्म बना सकते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, अब इधर है CH3, इधर है क्लोरीन, इधर है हाइड्रोजन और इधर है CH3। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? हाँ, क्योंकि जो नेसेसरी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, तो बस इस तरफ वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। लेकिन ये बात दोनों कार्बन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जब दोनों कार्बन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए तो हम बोलेंगे कि चेक कर लेते हैं कि दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड दिस इज सी। समझ आया ना इसको बी क्यों नहीं माना? क्योंकि इन तीनों से अलग है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है क्या मैं इसे सिस ट्रांस बोल सकता हूं? देखो, ये CH3 के रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांस बोला जा सकता है। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू CH3 ग्रुप यू कैन कॉल इट एज सिस और ट्रांस। फिर एक और एग्जांपल और लिखा जाता है यहां पे, मान लेते हैं कि ये है CH3 और ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन और ये है ब्रोमीन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो हम बोलेंगे, हम फिर वही कंडीशन देखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है? यस। क्या इधर वाला डबल बॉन्डेड कार्बन भी दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है? यस। तो यस, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये दो डिफरेंट ग्रुप है ए और बी, और ये दो डिफरेंट ग्रुप हैं सी और डी, तो दे कैन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब जब इतने एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो ये लगता है कि अगर बॉन्ड ही ना हो तो वो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है? तो बच्चे सोचते हैं बॉन्ड ना हो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये कैसा हो सकता है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन अब कार्बन से नहीं जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है नाइट्रोजन आए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सर ने तो लिखवाया दो कार्बन। देखो डबल बॉन्डेड दोनों साइड अगर कार्बन ज्यादातर होते हैं बट कोई और भी है तो वही कंडीशन देखेंगे कि वो दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है ये CH3 और इधर है H, इधर है लोन पेयर और इधर है OH। अब अगर पूछा जाए क्या ये GI शो करेगा? हाँ, क्योंकि दिस इज डिफरेंट ग्रुप एंड लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप। लोन पेयर को भी एक अलग ग्रुप मानेंगे और इसको भी। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन और CH3 ये भी अलग ग्रुप है, तो व्हाट यू कैन से यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। सेम में एक और एग्जांपल लिखा है, C डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर H
H। तो क्वेश्चन है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो हम देखते हैं। नाइट्रोजन 2 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, आंसर इज यस, हाँ जुड़ा हुआ। क्या कार्बन 2 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है? आंसर इज नो। तो दोनों ही 2 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने चाहिए, तो इससे पता चला नो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। फिर माइंड में आता है कि अगर कार्बन ही ना हो डबल बॉन्ड में तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि एग्जांपल बताओ, तो जैसे N डबल बॉन्ड N और यहां लोन पेयर और लोन पेयर, इधर H और इधर H, तो क्या ये शो कर सकता है? तो देखते हैं भाई, रूल्स वही हैं। स्टीरियो आइसोमर, आईयूपैक नेमिंग डिफरेंट का मतलब स्टीरियो आइसोमर, आईयूपैक नेमिंग सेम का मतलब स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, डिफरेंट नहीं सेम। आईयूपैक नेमिंग क्या होनी चाहिए? फर्स्ट रूल सेम, तो इसको H ऊपर नीचे कर देंगे, आईयूपैक नेम सेम। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पाई बॉन्ड है तो यस। थर्ड, तीसरा रूल क्या है? लेंथ अलग होनी चाहिए, तो ठीक है, वो सारी कंडीशन यहाँ वेरीफाई हो रही है, तो हम बोलेंगे यस इट कैन शो, हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है सर, ये तो बिल्कुल नहीं शो करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। अच्छा, तो डिफरेंट कर लेते हैं, इसे CH3 और इसे H। क्या अब ये शो कर सकता है? नहीं, अब भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आप स्पेस में कोई दूसरा अरेंजमेंट बना ही नहीं सकते जिसमें आईयूपैक नेम सेम हो। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हमारे माइंड में, क्या? वी गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एल्कीन तो शो करते हैं बट एल्काइन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लेकिन जो एल्काइन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। बात है रोटेशन नहीं होनी चाहिए, अब सोचते हैं और कहाँ रोटेशन नहीं हो सकता, तो अब वो दूसरी बात है जहां रोटेशन नहीं हो सकता, वो है साइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहां डबल बॉन्ड है और इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, क्या ये कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब 2 कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो एक हाइड्रोजन इधर आए और एक इधर। क्या पॉसिबल है ऐसा कि 2 कार्बन यहां से घूम के इधर जुड़ जाएं? ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहां बन सकती है कि ये इधर आए और इधर। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तो जहां 3 मेंबर्ड रिंग होती है वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की कंडीशन नहीं है। तो यू कैन से 3 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड, यानी एक डबल बॉन्ड, 3 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग कैन नॉट शो GI, ये GI शो नहीं कर सकते। फिर जब ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो बच्चा बोलता है सर इसमें रोटेशन नहीं हो रही। हाँ नहीं हो रही है सर, रोटेशन नहीं हो रही, तो फिर आप ऐसा करो ना, पूरी रिंग ऐसे ले लो और अब क्या करो, यहां 2 डिफरेंट ग्रुप लगा दो, तो क्या ये GI शो कर देंगे? फिर जैसे इधर लगा दिया CH3H CH3H, फिर इधर H CH3 CH3H, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? तो हम करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले आईयूपैक नेम लिखते हैं दोनों का। तो दोनों का आईयूपैक नेम सेम है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, पहली कंडीशन टिक। दूसरी कंडीशन, L1 और L2 ग्रुप जो है वो अलग अलग लेंथ आनी चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें तो CH3H के बीच में लेंथ क्या हो गई है? अलग आ गई है, या CH3 के बीच में भी हम कह सकते हैं कि लेंथ अलग आ गई है। ओके, तो यस L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये भी सही है। और रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिंग है, रिंग घूम ही नहीं सकती, देखा हमने यहाँ पे। तो यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। मतलब यहां से समझ आया कि अगर रिंग रोटेट नहीं कर पा रही तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या करेंगे? शो कर देंगे। अब प्रैक्टिकली ये चेक किया गया कहां तक रिंग रोटेट नहीं कर पा रही, तो देखा गया टिल 6 मेंबर तक
रिंग रोटेट नहीं कर पा रही थी, यानी कि 6 मेंबर तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर के चांसेस बनते थे। ठीक है, तो यू कैन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे, ऐसा हो सकता था कि यहां पे एक CH3, इधर एक H, इधर एक CH3, इधर एक H। ठीक है, और ऐसे ही ये एक CH3 और एक ये नीचे की तरफ H। तो अब आप समझ गए कि इसका अपोजिट भी बन सकता है, ऐसे ही 1,3 पे भी बन सकता था, CH3H, CH3H। वैसे ये क्या कहते हैं ना, ज्यादा सही दिखता है उसमें, वर्टिकल फॉर्म में ज्यादा सही बनता है, तो वही बना लेते हैं। तो लेट्स राइट दिस, यहां पे हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो देखो 1 2 कैन शो GI, क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 मिथाइल सेम साइड भी हो सकते हैं और अपोजिट साइड, यानी 1 2 पे भी GI है। बस कंडीशन वही है कि ग्रुप 2 जो कार्बन होंगे डबल बॉन्ड की तरह सोचो, ध्यान से देखना, सोचना कैसे है, लाइक डबल बॉन्ड, कि ये भी 2 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, और देखो ये वाला जो कार्बन है वो भी 2 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, तो ये CH3 हो गया और ये H हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है हमने। ऐसे ही अब इसको फिर नीचे लिख दिया हमने, तो व्हाट यू कैन से, आप कह सकते हो कि ये भी शो कर सकता है ऐसे, CH3 और H। तो यस, स्टिल 6 मेंबर साइक्लोएल्केन्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां हम ये बात समझ चुके हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लोएल्केन भी शो कर सकते हैं। यहां हमने पढ़ा एल्काइन कैन नॉट शो GI। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि एल्कीन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन, एल्कीन कैन शो GI अगर वो 3 नेसेसरी कंडीशन है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरी नेसेसरी कंडीशन है साइक्लोएल्केन कैन शो GI, जो साइक्लोएल्केन है वो भी GI शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिंग जो है मूव नहीं कर सकती, कार्बन का बॉन्ड टूट के ट्रांसफॉर्म में नहीं लग सकता, रिजिड है। तो वी कैन यूज वर्ड बिकॉज ऑफ रिंग रिजिडिटी। ठीक है, क्या वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ रिंग रिजिडिटी। तो देखो मैं इसको बड़े आराम से समझा रहा हूं, बिकॉज ये ना, यही देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल में पढ़ाने में तो 2 मिनट लगेंगे, बस बता दो डबल बॉन्ड कार्बन ए बस। बट एग्जाम्पल बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्लास मैंने बोला ना कि रिकॉल इज वेरी गुड, बट उससे पहले रिटेन करना, लेक्चर में एक एक चीज ढंग से समझना बहुत जरूरी है। अगर इनकम्प्लीट लेक्चर होगा तो वही यही चीजें अब जब मुझसे सीख लोगे तो गलती नहीं होगी। तो साइक्लोएल्केन कैन शो GI बिकॉज ऑफ रिंग रिजिडिटी, क्योंकि रिंग रोटेट नहीं करती। फिर उसके बाद अगर हम और आगे चलें तो साइक्लोएल्कीन के लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं कि साइक्लोएल्कीन डू नॉट शो GI, साइक्लोएल्कीन GI नहीं शो कर सकते टिल, कब तक शो नहीं करेंगे, 6 मेंबर्ड कार्बन। ठीक है, ध्यान रखना, 6 मेंबर्ड रिंग तक नहीं शो कर सकते। जैसे मैंने बताया कि वो अपोजिट फॉर्म आएगी ही नहीं। ठीक है, मैं दोबारा एक एग्जांपल से बात करता हूं। जैसे मैंने लिखा 5 मेंबर्ड रिंग, 6 ले लेते हैं। देखो जरा, ये H है, ये H है। अब इसकी ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए देखो क्या करना है, थोड़ा सा आप वेज और डैश का सहारा लूंगा मैं, देखना जरा, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, देखो एक H इधर है, एक H इधर है। अब क्या करना है, मुझे अगर CH2 पर ये एक ग्रुप ऐसे लगाना है CH2, दूसरा यहां लगाना है CH2। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, देखो जरा ध्यान से, एक CH2 यहां लगे 5 और एक CH2 यहां लगे, मैं ऐसे वेज टाइप बना रहा हूं कि ये ऊपर की तरफ है, फिर ये भी वेज CH2, फिर ये भी वेज, इस तरीके का अरेंजमेंट। बट ये 4 कार्बन काफी पास होते हैं, ये हाईली स्ट्रेन्ड होता है,
ये ऊपर से जाने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यही रिंग अगर 7 मेंबर्ड हो जाती है, ध्यान सुनना, कितने 7 मेंबर्ड, तो जीआई हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, 1 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं 6 तक ट्रेन है, बीच में एक कार्बन और ले आऊं ना, हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि 7 मेंबर में ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज व्हाट, दिस इज सिस। कौन सी फॉर्म है ये, सिस है, क्योंकि ये 2 H इधर है और ये। अब हम सोचेंगे क्या ऐसे ऊपर से जा सकते हैं क्या, तो देखो जरा, तो मैंने एक कार्बन इधर बनाया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन इधर बनाया। ठीक है, अब मैं कौन सी फॉर्म बनाना चाहता हूं, ट्रांस। तो ट्रांस में एक H मैंने बनाया किस तरीके से, तो यू कैन से इधर। ठीक है, फिर मैंने एक इधर बनाया इधर, तो दिस इज व्हाट, ट्रांसफॉर्म। अब देखते हैं क्या मैं बना पाऊंगा इसको, लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो मैंने एक CH2 इधर बनाया, 1 2, फिर एक CH2 इधर बनाया, ठीक है, 3, एक CH2 इधर बनाया, 4। अब देखो मैं डैश बनाऊंगा, मतलब इसके नीचे से जा रहा है अब। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने डबल बॉन्ड ऊपर बनाया और ये नीचे से जा रही है रिंग। अब उसके बाद यहां पर मैं दूसरा कलर यूज कर लूंगा, ये यूज कर लेता, बताना मुझे आपको बात समझ आ रही है या नहीं। मतलब ये ऊपर है, अब नीचे से जैसे ये घूम के बना रहा हूं, ऐसे इसको घूम के बना रहे हैं। तो ये आप बोल सकते हो एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4, ठीक है, फिर उसके बाद 5, फिर 6 एंड 7। तो यस, 7 मेंबर्ड रिंग में ये रोटेशन होके स्टेबलाइज हो जाता है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ 7 मेंबर्ड रिंग। मैं इसको फिर से बनाता हूं, आपने इसको बहुत ज्यादा देखा होगा कुछ इस तरीके से। दिस इज सिस, ये सिस फॉर्म है, और दूसरी है ऐसे, मतलब पीछे से हम ऐसे बना देते हैं। तो इस एग्जांपल से हमें एकदम क्लियर हो चुका है कि 7 मेंबर्ड रिंग तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ठीक है, अगर 7 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन अगर 7 मेंबर से कम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात आएगी तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। फिर हमें ये भी समझ आ गया कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोएल्केन होना चाहिए और उससे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, जैसे एक CH3 अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, फिर एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तब GI होंगे। तो टिल हियर हम यही समझ चुके हैं कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कौन नहीं। तो हमें समझ आ गया है कि ज्योमेट्री, सम अप कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन शो करेंगे। तो वी कैन से साइक्लोएल्केन, ठीक है, साइक्लोएल्केन शो करेंगे, साइक्लोएल्कीन शो करेंगे फ्रॉम 7 मेंबर्ड रिंग, जब वो कितने मेंबर्ड की रिंग हो जाएगी, 7। फिर हम बोलेंगे और कौन शो करते हैं, तो यू कैन से एल्कीन, फिर उसके बाद N डबल बॉन्ड N, मतलब एजो कंपाउंड्स, फिर N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH होगा, यानी ऑक्साइम्स। ठीक है, तो ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो जब हमें याद हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, तो अब सिस ट्रांस ये सब कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो देखो सिस ट्रांस तो सीखना बहुत आसान है। कैसे, अगर 2 ग्रुप सेम साइड है तो सिस हो जाएगा, ठीक है, और 2 ग्रुप, ये तो मतलब क्लास में बच्चों को पता ही होता है, चाहे 11th में हो तब भी पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया H, अच्छा ट्रांस बनाना है हमें, ठीक है, CH3H, अपोजिट हो गया तो ट्रांस। तो सिस ट्रांस बताना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाती है,
जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो तब। तो जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो तब हमारे पास फॉर्म आती है ई और जेड। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस कर लेते हैं सिन और एंटी। तो सिन और एंटी भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन शो करते हैं। तो सिन और एंटी शोन बाय एजो। एजो कंपाउंड शो करते हैं अगर लोन पेयर सेम साइड है और जो ग्रुप अटैच है वो भी सेम साइड है, तो दैट इज सिन। लेकिन अगर लोन पेयर अपोजिट साइड है और जो ग्रुप अटैच है वो अपोजिट है, तो दैट इज एंटी। सेम गोज विद ऑक्साइन। अगर ऑक्साइन में एन डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, ओ एच, इधर लोन पेयर आया, इधर आर और इधर एच। देखो एन भी दो ग्रुप से अलग से जुड़ा हुआ है और ये भी दो अलग है, तो एच और ओ एच अगर सेम साइड है तो वी कॉल इट एज सिन। और अगर एच और ओ एच अपोजिट साइड है तो वी कॉल इट एज एंटी। तो व्हाट वी कैन से कि sin can show by azo compound and can be shown by sin anti can be shown by oxide। तो हमारे लिए sin anti cis trans इजी है। हमारे लिए प्रॉब्लम है जब कोई ग्रुप चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, यानी कि C डबल बॉन्ड C कनेक्टेड विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। देखो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो दिमाग का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सोचने वाली अप्रोच डेवलप होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बोलूंगा सॉल्व करने के लिए, एंड कमेंट भी कर सकते हो। आप बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन होने चाहिए इन ओपन चेन एल्कीन यानी एलिफेटिक टू शो जीआई। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए कितना होना चाहिए कार्बन। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एनी कंपाउंड। अब मैं बोल रहा हूं कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी जो जीआई शो कर सकता है, उसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एनी कंपाउंड टू शो GI। थिंक ओवर इट एंड राइट इट आंसर। अगर एल्कीन है तो मिनिमम कितने होने चाहिए, और अगर कोई भी कंपाउंड है तो कितने होने चाहिए। सोचो और देखो कि क्या मैं सही लिख रहा हूं। ठीक है, जस्ट थिंक ओवर इट। तो अब अगर 4 डिफरेंट ग्रुप थे तो हम समझ चुके थे कि हमारे लिए क्या चैलेंज था। हमारे लिए चैलेंज था, हम ये नहीं बता पा रहे थे कौन सेम साइड है कौन अपोजिट साइड है। तो इसके लिए कैन एंड गोल्ड ने प्रायोरिटी रूल्स निकाले कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कैन इन गोल्ड प्रायोरिटी रूल्स। ठीक है, तो कैन इन गोल्ड प्रायोरिटी रूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं कि हाउ टू गिव प्रायोरिटी, किसी भी कंपाउंड को प्रायोरिटी कैसे देना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज CIP रूल्स। इसे और क्या कहा जाता है, CIP रूल्स भी कहा जाता है। देखो बहुत आसान है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीक्वेंस CIP का जो रूल है, फर्स्ट रूल, पहला रूल बड़ा आसान है। क्या, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट, जो पहला अटैच्ड एलिमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट हैव, उसका क्या ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट मस्ट हैव हायर एटॉमिक नंबर। अगर उसका एटॉमिक नंबर क्या है, हायर, तो विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी। उसे क्या दिया जाएगी, हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, हायर प्रायोरिटी। तो कैसे, देखो जरा, जैसे C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इधर कनेक्टेड है फ्लोरीन, इधर कनेक्टेड है क्लोरीन, इधर कनेक्टेड है ब्रोमीन, इधर कनेक्टेड है आयोडीन। तो आपको क्या करना है, आपको इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है, ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है। आपको देखना है आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन किसका मास ज्यादा है।
जिसका मास क्या होगा, नंबर भी कह सकते हैं, मास भी, मास आएगा आइसोटोप में, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो हमें एटॉमिक नंबर ना भी याद हो तो ये तो पता है ना कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो हमें दिख रहा है फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, पीरियोडिक टेबल याद है हमें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल गई और सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल गई। अब यहां चेक करेंगे ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन और आयोडीन में हम देखेंगे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो टॉप टू बॉटम मास इंक्रीज होता है, आयोडीन सबसे नीचे आता है, तो इसका मतलब आयोडीन का मास ज्यादा होगा, दैट इज 1 एंड दैट इज 2। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो टॉप रैंकर है ये सेम साइड है या डिफरेंट साइड। अगर अगर ये टॉप रैंकर सेम साइड है तो वी कॉल इट एज जेड। हम इसे कौन सा आइसोमर बोल देंगे, जेड बोल देंगे। तो अगर 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हैं तो फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखना है। आई रिपीट, फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखना है। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, C डबल बॉन्ड C, यहां पे आ गया फ्लोरीन, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH2I और इधर आ गया H। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इधर फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, देखना ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इधर फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है। हम पहले डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली जिससे अटैच्ड है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखेंगे। मतलब मैं सबसे पहले सिर्फ फ्लोरीन एटम एंड कार्बन एटम को कंपेयर करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहले किसको कंपेयर करूंगा, फ्लोरीन और कार्बन, नॉट फ्लोरीन और CH3 ग्रुप, सिर्फ फ्लोरीन और कार्बन। ध्यान सुनना, पूरे ग्रुप का नंबर ऐड नहीं करना है, फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट। ये सिली मिस्टेक बहुत होती है। तो कार्बन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन का मास ज्यादा और कार्बन का कम। ऐसे ही मैं यहां फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट देखूंगा, कार्बन है और यहां है हाइड्रोजन, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर टॉप प्रायोरिटी वाले सेम साइड है तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज Z। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Z हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना आगे। तो ये गलती कैसे होती है कि जैसे ये देखते हैं हम ज्यादातर कि ये फ्लोरीन है और फिर हम इधर देख लेंगे CH2I, नो नेवर। फिर हमने देखा इधर CH2Cl और इधर देख लिया हमने लेट्स से NH2। ठीक है, रूल्स फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं। डबल बॉन्डेड कार्बन जिससे पहला अटैच्ड एलिमेंट है, जिससे पहला अटैच्ड एलिमेंट है उसका नंबर देखना है। तो कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा नंबर किसका होता है, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का, कार्बन का कम होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ये हमें पता है। फिर ऐसे ही यहां पे नाइट्रोजन है और इधर कार्बन है, फर्स्ट अटैच। अब ऐसे नहीं फर्स्ट CH2 लिखा हुआ है, इतना मतलब आयुपैक नेमिंग पढ़ के आए हैं तो हमको क्लियर है कि ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है इससे, मतलब इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें पता है। इधर फर्स्ट अटैच्ड कार्बन है, इधर फर्स्ट अटैच्ड नाइट्रोजन है, किसका नंबर ज्यादा होगा, कार्बन या नाइट्रोजन, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन। तो दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब अगर 1 और 1 अपोजिट साइड है तो क्या लिखोगे, E। क्या लिखोगे, E। तो रूल नंबर 1 क्लियर है प्रायोरिटी का। तो प्रायोरिटी का रूल नंबर 1 क्या है, फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट जब होगा उसमें जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड होंगे तो क्या आएगा, Z, और हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड होंगे तो क्या आएगा, E। दिस इज रूल नंबर 1। ऑब्वियसली रूल नंबर 2 की भी जरूरत है। ठीक है, क्यों है रूल नंबर 2 की जरूरत, क्योंकि मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, दैट इज वेरी इजी। ये हो सकता है इजीली, जैसे फ्लोरीन है और ये NH2 है और इधर हाइड्रोजन है और इधर ड्यूटेरियम। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर सेम बिकॉज दे आर आइसोटोप्स। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स व्हिच हैज हायर एटॉमिक मास विल गिवन हायर प्रायोरिटी। यहां तो रूल नंबर 1 लग गया, फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट का क्या देखना है हमें, नंबर। तो ये हो गया N और ये हो गया F। तो डेफिनेटली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इट इज 1 एंड इट इज 2।
ध्यान रखना, गलती मत करना कि पूरे NH2 का मास देखो और दो ऐसे नहीं करना। अब अगर हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम है तो ड्यूटीरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब 1 वाले क्या है, 1 वाले अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया E। ठीक है, तो मैंने तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये किया हुआ है, मैं तो सेम साइड को सेम पढ़ना ही छोड़ दिया, मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ जेम। ठीक है, जो जेम साइड है वो जेड है। थोड़ा सा फनी है बट अब खुद को याद करने के लिए मैंने ऐसे ही मान लिया, जो सेम साइड है वो जेड है और जो अपोजिट साइड है वो ई है। ठीक है, तो बस आपको यही देखना है कि सेम साइड है या अपोजिट साइड है। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 2। तो ये क्या हो गया हमारा रूल नंबर 2, CIP सीक्वेंसिंग का रूल नंबर 2 हो गया कि इफ एटॉमिक नंबर सेम, अगर एटॉमिक नंबर क्या है सेम है तो एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक मास हैव हायर प्रायोरिटी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा हायर होगा, एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक मास हैज हायर प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज्यादा होगी। अब इसके बाद यहाँ पे एक और गड़बड़ होती है, क्या अगर पहला अटैच सेम है तो क्या करना है, तो नेक्स्ट देखना है। क्या देखना है, नेक्स्ट। तो अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो GI, ये चलो बाद में डिस्कस करता हूं मैं इसको। ठीक है, कौन GI शो कर सकते हैं कौन नहीं, पहले हम ये CIP रूल्स देख लेते हैं। अब अगला रूल क्या कहता है, अगर पहला अटैच्ड एलिमेंट सेम है तो नेक्स्ट देखना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप नहीं बना रहा, मैं सिंपली आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर एक कंपाउंड है CH2Cl और एक कंपाउंड है CH2F, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे। तो देखो प्रायोरिटी कैसे देखनी है, जो कॉमन, पहले आप इसको ऐसे लिखो CHHCl CHHF, कॉमन पार्ट अलग कर दो, दोनों में सबसे पहले आप कॉमन ढूंढो, दिस इज कॉमन। ठीक है, दिस इज कॉमन, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, क्लोरीन, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। समझ आया, अगर फर्स्ट अटैच एलिमेंट सेम है तो क्या करोगे, कॉमन पार्ट अलग, फिर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा या एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है CH2 CH3 और एक है हमारे पास CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये दो हैं, इधर 2 कार्बन है, इधर कितने 3, बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो देखो सोचने का तरीका क्या है, वही सबसे पहले कॉमन पार्ट। ठीक है, तो पहले मैं कॉमन वाला पार्ट बनाने की कोशिश करता हूं, CHH और ये हो गया CH3। ठीक है, फिर मैं यहां भी बनाता हूं CHH और इधर CH2। अब सुनो, अगर फर्स्ट वाला कॉमन है तो फिर सेकंड में भी वही चेक करना है, कॉमन पार्ट। ध्यान से देखना, ये CH3 है तो ऐसे लिखा है, और ये CH2 CH3 है तो ऐसे लिखेंगे H और CH3। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, तो वी कैन से, पहले मैं पिंक कलर से बना रहा हूं यहां, दिस इज द कॉमन पार्ट, इस C के लिए ये कॉमन पार्ट है और इस C के लिए ये कॉमन पार्ट है। अब दोनों के कॉमन पार्ट सेम, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके 2 कॉमन पार्ट है CH2, इसके भी 2 कॉमन पार्ट है CH2। फिर हमने देखा ये अलग हो गया, ये है H और ये है C। फर्स्ट अटैच की आदत डालना, पूरा CH3 मत देखना, ये है H और ये है CH3। तो कॉमन पार्ट के बाद ज्यादा एटॉमिक मास कार्बन का है देन हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी किसको मिली, CH2 CH2 CH3 को। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, धीरे धीरे थोड़ा और समझते हैं चीजों को। तो दिस इज व्हाट, अब मैंने मान लिया कि ये है कार्बन और इसके साथ 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ।
और मैंने बोला कि यहां कनेक्टेड है CH2 CH3, बताओ किसको प्रायोरिटी देंगे? तो हम बोलेंगे कि ठीक है, अगेन वही रूल चलना है, कॉमन CH, ठीक है। फिर उसके बाद इधर CH3, ठीक है। फिर इधर भी CH3, इसको लिखें उसी तरीके से CH। वैसे जैसे जैसे प्रैक्टिस हो रही होगी आप समझ चुके होगे कि कॉमन पार्ट है सिर्फ CH, कॉमन पार्ट है CH। नेक्स्ट इधर क्या आ गया? C, बिल्कुल सही, देखो जरा ध्यान से, कॉमन पार्ट के बाद इधर आ गया C और इधर आ गया H। लेकिन ठीक है, यहाँ बच्चे बोलेंगे कि सर देखो ये CH3 भी तो कॉमन है, आप भूल गए। बिल्कुल सही है, मैं भूल गया हूं, तो मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूं। ठीक है, ये CH3 हो गया और ये इधर आ गया H, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं? कॉमन पार्ट। तो ये CH CH3 कॉमन, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे, ये CH CH3 कॉमन। अब इधर H है और इधर C है, तो ध्यान दो, इधर अनकॉमन पार्ट हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, मैं चाहता नहीं हूं कि एग्जाम में गलती हो इससे, ठीक है। इधर ये हो गया H और इधर हो गया C, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे? तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं? C को, तो हम इसको प्रायोरिटी देने वाले हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे सोचना है हमको, किस तरीके से हम सोचेंगे? तो जो कॉमन पार्ट है उसको हटा के ही देखना है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, सी के बाद आगे चलते हैं। अगला पार्ट, अगला पार्ट है कि अगर हमारे पास अगला रूल आ जाएगा, रूल नंबर 3, अगर कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या करना है, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसको डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करो और उसी तरीके से कंपेयर करो, ठीक है। तो डुप्लीकेट डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, एंड ट्रिप्लीकेट, और आपको क्या करना है? ट्रिप्लीकेट करना है ट्रिपल बॉन्डेड को, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि डुप्लीकेट करो डबल बॉन्डेड को और ट्रिप्लीकेट करो ट्रिपल बॉन्ड। अब ये समझ नहीं आता लेकिन ना, तो देखो थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कंपेयर करना है C ट्रिपल बॉन्ड M, ठीक है। देखो अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो मैं एग्जांपल पे भी लिख के दिखा सकता हूँ कि, क्योंकि उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली कंपेयर तो एक ही कार्बन पे दो ही ग्रुप करने हैं, ठीक है। इट्स लाइक दिस, ठीक है। हम इधर बात कर रहे हैं, ऐसे इधर भी कुछ भी लग सकता है। तो जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको समझते हैं डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का मीनिंग क्या है। ट्रिप्लीकेट का ये मतलब है, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है, समझ गए एक बारी में। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब है कि ये कार्बन मान लो कि 3 कार्बन से जुड़ा है बाय सिंगल बॉन्ड। अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिप्लीकेट का क्या मीनिंग है? ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है बाय सिंगल बॉन्ड, सेम वे ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा है बाय सिंगल बॉन्ड, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी। ऐसे यहां C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब कार्बन ने भी नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है और नाइट्रोजन ने भी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। अब जब इन तीनों ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो यहां ट्रिप्लीकेट का मीनिंग है कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है वाया सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है वाया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे हैं सर बोल तो रहे हो बट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है समझाता हूं। तो देखो व्हाट डज इट मीन, इसका ये मतलब है कि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है वाया सिंगल बॉन्ड। C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है वाया सिंगल बॉन्ड, प्लस ये C भी ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन सर कौन सा? तो ये कार्बन हो गया बच्चों, ये कार्बन, ये तीनों, क्योंकि मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C माना है कि 3 से जुड़े। ट्रिप्लीकेट का मीनिंग समझ आया?
कि ये भी 3 से जुड़ा है और ये भी 3 से, तो ये तो मैंने 3 से जोड़ दिए, लेकिन मेरा कर्तव्य भी इस कार्बन को 3 से जोड़ना रहता है, तो वो आसान हो गया अपने लिए। ये जो कार्बन है 1 से तो जुड़ा ही हुआ है, 2 से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, समझ आ गया ट्रिप्लीकेट का मतलब। ऐसे ही ये कार्बन 1 से तो जुड़ा हुआ है, 2 से और जोड़ दिया। ठीक है, सेम वे अब ये वाला कार्बन 1 से तो जुड़ा हुआ है, 2 से और, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन मान लो, कुछ नहीं मेंशन है, हाइड्रोजन। अब ऐसे ही, और वैसे देखो ये H है भी, अब ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हो क्या? तो आई गेस यस यू कैन राइट। तो ये तो मैंने बताया है हाउ टू राइट C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड है इसे बड़ा कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ये किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इधर, C ट्रिपल बॉन्ड का मतलब C जो है 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ट्रिप्लीकेट का मतलब 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन का ट्रिप्लीकेट का मतलब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और आप तो 2 से ही जोड़ रहे हो, अरे 1 से तो वैसे ही जुड़ा हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब प्रायोरिटी देनी है तो देते हैं प्रायोरिटी। फाइंड द कॉमन पार्ट, क्या ढूंढना है? कॉमन पार्ट ढूंढते हैं। पहला अटैच है कार्बन, इधर भी पहला अटैच्ड है कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट अटैच देखते हैं, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, इधर है C, इधर क्या है N, तो सब में ही क्या है N, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल गई? नाइट्राइल को। किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई? नाइट्राइल को। बोलो क्लियर है चीज, समझ आ रहा है कैसे किया हमने? एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आए। अब मान लो CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक एल्डिहाइड है और एक एल्कीन। डुप्लीकेट, C के साथ एक सिंगल बॉन्ड H है, डुप्लीकेट का मतलब हुआ कि कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है। फिर डुप्लीकेट का क्या मतलब हुआ कि ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से लिंक है। सर आप जोड़ 1 से रहे हो, बोल 2 रहे हो, अरे ये वाला कार्बन इससे येलो वाले से भी जुड़ गया और ऑरेंज वाले से भी जुड़ गया, ये व्हाइट वाला कार्बन येलो ऑरेंज डबल हो गया नहीं हो गया? बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, CH2 है तो वो H H ऐसे जोड़ देना, रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अब मुझे लग रहा है यहां भी हो जाएगा, पर आपको ही तो लग रहा है, अरे तुम कर लोगे। कार्बन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? 2 से, डुप्लीकेट का मतलब। और हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। सर एक, फिर 1 से जोड़ रहा हूं, अरे 1 से तो पहले जुड़ा हुआ है ना? नहीं, देखो ये जो ऑक्सीजन है 1 कार्बन से पहले जुड़ा हुआ है, एक और जोड़ दिया, डुप्लीकेट कर दिया। सर बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करो। अब देखते हैं, इधर फर्स्ट है कॉमन C और सेकंड कॉमन है H, इधर फर्स्ट है कॉमन C, सेकंड कॉमन है H, कॉमन पार्ट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कॉमन पार्ट को हमेशा छोड़ दिया जाता है। अब अनकॉमन पार्ट देखते हैं, इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, किसका मास ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? एल्डिहाइड। किसको प्रायोरिटी देंगे? एल्डिहाइड। समझ आए कैसे सोच रहे हम? तो इन दिस वे हमें इसी तरीके से ही सोचना है। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड समझ आ गया हमें कि डबल बॉन्ड का क्या मतलब है या ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब। ऐसे ही हमें थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से साइक्लिक कंपाउंड है CH और ऐसे कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड है, फिर एक है CH ऐसे साइक्लिक। इसका क्या मतलब है? तो देखो इसमें घबराना नहीं, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अब एक बार बॉन्ड यहां से तोड़ दो और एक बार यहां से तोड़ दो, ये मतलब है इसका। ठीक है, मतलब CH यहां से तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH2 बाकी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर से बॉन्ड तोड़ा तो क्या मिला मेरे को? मैंने पहले यहां से तोड़ा ये वाला, तो क्या मिला? CH2 इससे जुड़ा हुआ है। फिर अब मैं क्या करूंगा, यहां से बॉन्ड तोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा? CH2 और इधर। ठीक है, अब इधर भी यही करना है, वो डुप्लीकेट जैसा ही है। एक बार बॉन्ड यहां से तोड़ दो तो क्या मिला?
CH2 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 CH2, 4 कार्बन सीधी लाइन में। जैसे डबल बॉन्ड में डुप्लीकेट कर देते थे, इसमें भी देखा जाए डुप्लीकेट ही है। अब यहां से तोड़ दिया बॉन्ड तो क्या हुआ, CH2 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 CH2। और मुझे लग रहा है आपके लिए आसान है बताना क्या कि किसको प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज दिस इज द कॉमन पार्ट। सर यू आर रॉन्ग, दिस इज नॉट द कॉमन पार्ट, दिस इज द कॉमन पार्ट। बिल्कुल सही बात है, एंड दिस इज द कॉमन पार्ट। तो अब कॉमन पार्ट के बाद इधर तो हम हाइड्रोजन मानते हैं और इधर कौन है, कार्बन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेफर, कार्बन। तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिली। बोलो समझ आया। इधर हमने क्या माना कि ये हाइड्रोजन है, वैलेंसी फ्री, और इधर आगे वो जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो उसको हमने ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। बोलो क्लियर है। नहीं तो मैं एक और एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से वी हैव CH और ऑक्सीजन एंड CH2 ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने एक और ग्रुप लिया CH और ऐसे CH2 साइक्लोप्रोपेन, और इधर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया ताकि थोड़ा डिफरेंस नजर आए। अब देखो इसको कैसे लिखूंगा, CH एक बार बॉन्ड को तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया तो क्या मिला, हमें मिला O CH2O। ठीक है। अब यहां से फिर एक बार यहां से तोड़ दिया तो क्या मिला, O CH2O। ऐसे ही उधर करने वाले, क्या करेंगे, एक बार बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे, जब बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, CH2, एक मिनट, ठीक है पेन से ही यूज कर लेता हूं। क्या हो गया, लिखना ही पड़ जाएगा क्या, चलो लिख देते, ठीक है। अरे वाह। तो इधर क्या हुआ, जब इधर से तोड़ा तो ये है CH2 और ये है CH2, तो मैंने ऐसे लिख दिया CH2। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। फिर मैं अगली बार क्या कर रहा हूं, यहां से तोड़ रहा हूं, तो क्या हो गया CH2। बोलो समझ पा रहे हो इस बात को। तो अब अगर पूछा जाए किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, अगेन कॉमन पार्ट। अरे वाह ये तो आसान हो गया, दिस इज द कॉमन पार्ट, दिस इज द कॉमन पार्ट, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, तो ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ऑक्सीजन को। ठीक है, तो दिस इज द हायर प्रायोरिटी ग्रुप। समझ आए क्या कर रहे हैं। एक और एक केस रहता है जैसे, तो व्हाट वी कैन से नेक्स्ट पार्ट E। अब हमसे पूछा जाएगा कि आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो देखो अगर हमारे पास लेट्स से C डबल बॉन्ड C H CH3, यहां लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड C H Cl H, C डबल बॉन्ड C Cl H H, ठीक है, ये ग्रुप बना दिया। अब हमसे पूछा जाए कि ये तो ठीक है, क्या ये GI शो करेगा, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा अगर ये E होगा और ये Z होगा, या ये Z होगा और ये E होगा। अगर दोनों E हुए तो GI नहीं होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरी चीज, हमें चलो मैंने E और Z निकाल लिया, बट मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो ये लास्ट एग्जांपल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो Z को हम क्या देते हैं, एज हायर प्रायोरिटी। Z की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, E से, तो Z हैज हायर प्रायोरिटी देन E। तो यहाँ पे हम EZ फॉर्म निकालेंगे और क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले तो मैं EZ निकालता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, हाइड्रोजन इज 2 एंड दिस इज 1, तो ये फॉर्म आ गई हमारी E। ठीक है, ओ E कह रहा हूं, सॉरी Z, सेम साइड है, मतलब मैं तो सेम साइड भूल गया। ठीक है, अब यहां पे अगर चेक करें तो दिस इज 1, H सेम साइड है तो ये भी Z, तो ये तो GI शो नहीं कर रहा, इट इज नॉट शोइंग GI। तो एक और एग्जांपल इसी को ही कंटिन्यू कर लिया जाए। अब इस एग्जांपल में अगर
मैं इधर H कर दूं और इधर Cl कर दूं, तो हमें क्लियर होगा कि दिस इज E। ये क्या हो गया अब हमारा E। अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब मैं मान रहा हूं कि आप पता लगा लोगे कि ये E है। E और Z में से किसे प्रायोरिटी देते हैं? Z को। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, एंड कार्बन को प्रायोरिटी 1 2, 2 और 2 1 1 अपोजिट साइड मतलब E। तो इस कार्बन की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? E। तो अब देखो ये क्वेश्चन हमारा जेई मेंस में पूछा हुआ है और मुझे लगता है ये हमें पता भी होना चाहिए। तो टिल देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस वी कवर्ड, एंड उस पर हमने क्वेश्चन डिस्कशन भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जीआई क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझें, उसकी कंडीशन को समझें और सीआईपी रूल्स को बहुत ढंग से समझें और उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करें। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, आई विल कवर दैट इन शॉर्ट्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।